minutes and then a quick wrap up. So I see we have 31 participants. Thank you all for staying along, and hopefully it's been productive sessions. Over to you, Acharya ji. हाँ, थैंक यू सुमेधा जी। बहुत हमारे लग रहा होगा कुछ लोगों को कि बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, कुछ लोग छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास रिकॉर्डिंग रहेंगी और जरूरी है, क्योंकि जब स्कूल शुरू करें यदि अभी हम थक कर बैठ गए तो आगे कैसे चलेगी गाड़ी। तो मैं जल्दी से कोशिश करूंगी, मैं जल्दी समेटूं, इतना जल्दी जैसे होगा नहीं, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मैं जल्दी समेटने की कोशिश करूं, क्योंकि नैतिक शिक्षा में हमारे पास, आपके पास पुस्तकें हैं और वहाँ एक्टिविटीज हैं, लेसन प्लान्स बन रहे हैं। यहाँ पर आपके पास, हमारे पास पुस्तकें हैं, लेकिन वैसी पुस्तकें नहीं हैं जो भाषा पढ़ा रही हैं। उसमें हम हिंदी कहानियां होंगी, वैसी चीजें होंगी, आपको अपने आप ही सब चीज उसमें तैयारी करनी होगी। वहाँ केवल स्टोरीज हैं, तो वे सिलेबस बुक्स नहीं है, वो स्टोरी बुक्स हैं बेसिकली। तो मैं आपको हिंदी की बात करूं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, जो कि मैंने पहले कई बार बताया है, कि हर जगह हिंदी वालों से मेरी शायद अलग भी मीटिंग हुई है, मैं सबको बता चुकी हूँ यह बात कि सब बच्चे, हमारे यहाँ कन्वर्सेशनल हिंदी कंपलसरी है, तो हर बच्चे को इस सब्जेक्ट से गुजरना पड़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो मिक्स्ड मैरिजेस वाले होते हैं, जिनके लिए हिंदी फॉरेन लैंग्वेज है। जो अमेरिका में बच्चे रह रहे हैं और 1-2 जनरेशन से यहाँ हैं, उनके लिए भी यह फॉरेन लैंग्वेज जैसी ही होती है, लेकिन नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग में 3 तरह के मेथड यूज, 3 तरह के टारगेट स्टूडेंट लर्नर्स होते हैं। एक होता है जिनके लिए कोई भाषा नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग होती है, मदर लैंग्वेज होती है। दूसरे होते हैं जिनके लिए नेटिव लैंग्वेज होती है, और तीसरे होते हैं जिनके लिए फॉरेन लैंग्वेज होती है। तो नेटिव लैंग्वेज उनके लिए होती है जो खुद उस भाषा के बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार में या उनके देश में, जिस समाज से आए हैं, वहाँ कभी, जैसे भारत के साउथ इंडिया से भी कोई आया है, तो उसने हिंदी जबकि नहीं पढ़ी, लेकिन ध्वनियाँ और कल्चर और वो सब एक ही जैसी है। तो हम लगभग एक ही पृष्ठभूमि के जैसे लोग होते हैं, चाहे वो आज यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए वह नेटिव लैंग्वेज है। मदर टंग उनके लिए है जो सीधे डेली लाइफ में अपने हिंदी बोलते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, इस तरह से उनके लिए उनकी मदर टंग है। और जो बिल्कुल भी, जैसे एक चाइनीज व्यक्ति हिंदी सीखना चाहे या हिंदी वाला व्यक्ति चाइनीज सीखना चाहे, उनके लिए बिल्कुल ही उसकी लिपि अलग है, बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग है, ध्वनियाँ अलग है, उच्चारण अलग है, उसके लिए वह फॉरेन लैंग्वेज है। तो हिंदी हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं, वह हमारे लिए बेसिकली टारगेट जो हमारे स्टूडेंट हैं वे होंगे अधिक हमारे नेटिव लैंग्वेज वाले, लेकिन मदर टंग वाले तो बहुत ही कम होंगे। जो हैं भी, जिनके मदर टंग है, घर में बोली जाती है, उन्हें लिखनी पढ़नी, उनका व्यवहार वैसा नहीं होगा। और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर आने वाले 1-2 बच्चे पूरे स्कूल में कभी कभी हो सकते हैं, वही आपका असली चैलेंज होंगे। तो अब जो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, जैसे एक्सेल है अमेरिका में, सारी दुनिया के फॉरेन, ये जो लैंग्वेज टीचिंग है, इसकी टेक्निक्स पर जो के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि अगर आप, जैसे मुझे चाइनीज पढ़ानी है या हिंदी पढ़ानी है, किसी भी भाषा को आप पढ़ाना शुरू करें, इसका सबसे पहला गोल्डन रूल यह होता है कि आपको जो भाषा पढ़ानी है, जो टारगेट लैंग्वेज है, आपको क्लास में जाकर केवल वही बोलनी है, केवल उसका इस्तेमाल कीजिए, और किसी मीडियम लैंग्वेज का सहारा मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिंदी पढ़ानी है, तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप इंग्लिश में हिंदी पढ़ाना शुरू कर दें और एक आध शब्द दें। इससे क्या होगा, मैंने पिछली बार भी अपने प्रेजेंटेशन में भी यह बात कही थी कि बच्चे और कोई भी लर्नर, इवन बूढ़े भी लर्नर हैं लैंग्वेज के, वो क्या सोचते हैं, अगर आपने अपनी क्लास में मान लीजिए कि 70% तो आप हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन 30% आपने सोचा कि मैं, जो कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा, अच्छा मैं इंग्लिश में इन्हें कॉन्सेप्ट दे देती हूँ या दे देता हूँ या समझा देता हूँ, तो आप 30% हिंदी इंग्लिश को यूज करना शुरू कर देते हैं।
आमतौर पे लोग यही करते हैं और लोगों को लगता है कि अरे उन बच्चों को समझ नहीं आ रही तो इनको थोड़ा सा इंग्लिश में मैं समझा देता हूँ। लेकिन इसके लिए जो माइंड और साइकोलॉजी पर काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया कि जब आप हिंदी को इंग्लिश मीडियम से या जितने परसेंट आप दूसरी लैंग्वेज का सहारा लेंगे, तो जो बच्चा है या जो लर्नर है, उसे पता होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स या कोई मेन चीज होगी, तो मेरी टीचर मुझे इंग्लिश में बता देगी। तो मान लीजिए आपने 70% जो भी कुछ कहा वह उस पर बिल्कुल अटेंशन पे नहीं करेगा, वह रुका रहेगा, अटेंशन उस पर पे करेगा जो 30% आप इंग्लिश में बोलने उसके लिए समझाने वाले हैं। तो क्लास में बैठा हुआ जो लर्नर है वह केवल 30% ही आपको आपके अटेंशन पे करेगा, उतने समय ही उसका दिमाग उसे समझने की कोशिश करेगा। बाकी 70% आपने, तो इसी तरह से आप क्लास को इसी तरह से डिजाइन करिए कि जितने परसेंट आप दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, केवल उतने परसेंट ही आपके लर्नर जो हैं उस आपकी बात को सुनने वाले हैं, बाकी वे आराम से इग्नोर करेंगे। उन्हें पता है कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो आप इंग्लिश में उसे बता ही देंगे। तो इसलिए इन्होंने सब जो एक्चुअल है और बाकी संस्थाएं हैं, उन्होंने ऐसा गोल्डन रूल बनाया हुआ है कि मिनिमम 90%, अच्छा तो है कि 100% करें, पर 90% आपको उसी टारगेट लैंग्वेज में ही आपको व्यवहार करना है जब आप किसी क्लास में हो। अब एक टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है कि वह क्लास में जाए और जहाँ किसी को कुछ भाषा नहीं, हिंदी नहीं आती है, पहले दिन वह कैसे शुरू करेगा। मैं थोड़ा सा इसका उदाहरण देती हूँ। जैसे आप क्लास में गए, पहला दिन ही है, तो मुझे लग रहा है मैं गैलरी व्यू में आ जाती हूँ। आप पहले दिन ही क्लास में गए और बच्चे बैठे हैं, आपने कहा नमस्ते। अब यह एक जनरली सबको पता है नमस्ते कहा जाता है, और अब आपका चैलेंज यहाँ से शुरू होता है कि अब आपको भाषा पढ़ानी है, कैसे पढ़ाएं। तो आप कहेंगे नमस्ते, नमस्ते हुआ, फिर आप इसे कहेंगे हाथ जोड़िए, है ना बच्चे, और कुछ बच्चे मुस्कुरा देंगे, कुछ ऐसे करेंगे, फिर आपने उन्हें कहना है हाथ जोड़िए। अब हाथ में अब आप कहेंगे हाथ, हाथ। तो पहले लेसन में ही आपका आ जाएगा हाथ, हाथ। फिर हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, फिर आप दायां हाथ, बायां हाथ, तो आपने दायां बायां सिखाया। दायां हाथ, बायां हाथ 3-4 बार आपको करना है। फिर बच्चों को जाकर उनका हाथ छू कर, आपको इंग्लिश का सहारा नहीं लेना, आप उनका एक हाथ छूइए, फिर दूसरा हाथ छूइए, उसका जो दाहिना हाथ है आपके अपोजिट पड़ेगा, बच्चे गलत कर रहे होंगे, तब आप बताएंगे दायां हाथ। पहले हाथ हाथ बताइए, दोनों हाथों को पकड़कर उनके हाथ, तो बच्चे कम से कम उसे समझ जाएंगे कि यह हाथ बोला जा रहा है, हाथ ये होते हैं। फिर दायां हाथ, बायां हाथ, दायां हाथ, बायां हाथ 3-4 बार बच्चे का दायां बायां एक दूसरे का छूकर, और बच्चों को इन्वॉल्व करिए इसमें कि वे कर सकें। फिर आप फिर जोड़िए, इसे जोड़िए कहते हैं। तो बच्चे दायां हाथ जोड़िए, दायां हाथ, बायां हाथ जोड़िए, दायां हाथ, बायां हाथ जोड़िए, उठिए, बैठिए। तो बच्चों को जब तक आप जो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने वाले प्रयोग हैं, जैसे घर पर रख, जिसे ऑन ऑफ और इस तरह की चीजें कहते हैं, उसने कहते हुए बताया, या उसने खाते हुए सुना, इस तरह के कॉम्प्लेक्स वाक्य मत बनाइए। शुरू में उठिए, बैठिए, जाइए, खाइए, मैं चला, मैं चली, मैं, आप, तुम, और गिनती के शब्द जैसे आंख, 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 दाई आंख, बाई आंख, दाई आंख, बाई आंख, कान, कान, दाया कान, बाया कान, है ना, कान, और सुनिए, मैंने कान से सुना, कान से सुना, तो सुना, फिर आप उसका एक्शन। तो इस तरह से आप उन्हें क्रियाएं बता सकते हैं और बहुत सारे शब्दों से परिचित करवा सकते हैं। आपको बस ध्यान कक्षा में यह रखना है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना है और उन्हें किसी ना किसी कल्चर से कनेक्शन स्थापित होता रहे उनका, कि किस चीज से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो बच्चों की शब्दावली है, जैसे अब मैं बता रही हूँ, जैसे एक मैं उदाहरण दूंगी, है ना, कि आपने एक एक क्लास लेनी शुरू की, मान लीजिए आपकी क्लास आगे बढ़नी शुरू हो गई है कि बच्चों को थोड़ी भाषा आ गई, फिर आप उनसे बनवाइए क्लास में कैसे प्लान करना है। और आपने एक लेसन प्लान किया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर हम बात करेंगे। अब फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर आप एक लेसन प्लान कीजिए, होली पर, दीपावली पर, भाई दूज है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र है, मकर संक्रांति, लोहड़ी इत्यादि, इसके वीडियोस वगैरह लगाइए।
और इसमें 3-4 चीज़ों के फिर ध्यान रखिए, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट एक हो, ट्रांसक्रिप्ट हो उसकी उसकी उससे जुड़ी हुई वोकैब्युलरी के शब्द जोड़ दीजिए उसमें, ताकि वो कुछ शब्द सीख सके। फिर उसमें एक्टिविटीज़ क्या-क्या होती हैं, डांस होता है, नाचते हैं, भांगड़ा है, गिद्दा है, राखी बाँधना है, राखी क्या होती है या ध्वजारोहण है, इस तरह के कई सारे वोकैब्युलरी में उसके और आ जाएँगे। और फिर रिसोर्सेज़ आप क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं, इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। फिर अब इसका कम्युनिटी से या कल्चर से या इस तरह से कनेक्शन स्थापित आपको करना है। अब लोहड़ी एक ऐसा त्योहार है या कोई भी त्योहार होगा, आप बड़ी आसानी से कर सकेंगे कि पहले एक तो इसका कनेक्शन एक कैलेंडर से होगा कि इंडियन एक कैलेंडर होता है ना? उस और आपका कैलेंडर और उनका कैलेंडर कैसे काम करता है। फिर आप इसका दूसरी तरह से इसकी प्रस्तुति कर सकते हैं कि ऋतुओं से कैसे संबंध है, क्यों है ऋतु से, है ना? कि हमारी क्या ऋतुएँ हैं। कृषि से आप इसका एक संबंध बता सकते हैं। फिर एक खास एक लोकेशन से जैसे कहा गया कि पंजाब से संबंध है, बिहू असम में, क्योंकि लोहड़ी ऐसा त्योहार है वो भारत के लगभग हर प्रांत में अलग-अलग नाम से मनाया जाता है। इस बात को हाइलाइट कर सकते हैं। फिर पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। मध्य भारत में महाराष्ट्र तक, बल्कि दक्षिण भारत तक मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है। तो इस तरह से आप उनका ज्योग्राफिकल वो भी बता सकते हैं, कहाँ किस रूप में मनाया जाता है, क्या होती है। और फिर इसके साथ कल्चर के साथ जब आपको इसका एक कनेक्शन दिखाना है, तो आप बहुत सारे जैसे अग्नि जलाते हैं, है ना? कि सेलिब्रेशन है, एक एक ये भी बता सकते हैं कि जितने भी त्योहार हैं ये इसके सेलिब्रेशन के लिए मनाए जाते हैं। उससे जुड़ी हुई जो पदार्थों की लिस्ट है, जैसे मूँगफली इसमें प्रयोग होती है। तो यानी एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया का एक अगर आप चैप्टर बना लेंगे, इसी को अपनी पूरे साल के लिए फेस्टिवल ऑफ इंडिया को आपका पूरा साल इन चीज़ों पर जा सकता है। क्योंकि इसमें आप किसी एक जगह के बारे में बोल सकते हैं, कल्चर के बारे में ये करके फिर खाद्य पदार्थों की कि अच्छा लोहड़ी में बच्चों से पूछिए कौन-कौन सी चीज़ें बच्चे अपनी मेमोरी से याद करके बताएँगे, ये चीज़ें इसमें प्रयोग होती हैं। हम मूँगफली डालते हैं, कोई कहेगा तिल डालते हैं, कोई कहेगा गज्जक खाई जाती है। ऐसी चीज़ें उनसे पूछिए। अगली बार में आप कहिए अच्छा थोड़े से तिल लाना, या एक टीचर ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहती है तो टीचर कुछ ऐसी चीजें ले जा सकती है, थोड़ी मूंगफली ले जाए, थोड़े गजक, थोड़ी तिल, थोड़ा ये पॉपकॉर्न, और ये कि बताइए इनके नाम हिंदी में बताइए। बच्चा उसे देखेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है खा भी ले, तो क्लास में एक अलग तरह की एनर्जी क्रिएट हो सकती है और जिसे कहने की प्रैक्टिकल लर्निंग शुरू हो सकती है उससे, है ना? फिर उसमें फिर बच्चों से यह पूछा जा सकता है, बताइए आपके परिवार में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? आपको कोई मेमोरी है आपके घर में लोहड़ी मनाई गई या संक्रांति? बच्चा उसे शेयर करेगा। फिर कम्युनिटी के साथ उसने कैसे लोहड़ी मनाई, तो आर्य समाज में हमने जो लोहड़ी मनाते हैं, उसके वीडियोज़ दिखा सकते हैं, पुरानी बातें उनसे पिछले साल लोहड़ी जो सेलिब्रेट की थी, बच्चों से उसके एग्ज़ाम्पल पूछ सकते हैं। फिर नेट से उसके जो गीतों के या भंगड़ा के, ढोल के, आप म्यूज़िकल वैसे भी इंस्ट्रूमेंट के नाम उन्हें बता सकते हैं बहाने से। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मैं जल्दी-जल्दी आपको बता रही हूँ, लेकिन आप इस तरह से हर त्योहार के साथ कर सकते हैं। खाली फेस्टिवल ऑफ इंडियाज़ पर ही एक पूरा साल की सब क्लासेस चलाई जा सकती है। हर क्लास एक-एक टॉपिक ले ले कि कौन-कौन से फेस्टिवल को कौन-सी साल में कवर किया जाएगा। और उससे जुड़ी हुई सारी शब्दावली, उसकी संस्कृति, परिवार में उसके संस्मरण, खाद्य पदार्थ, सब चीज़ उसमें आ जाएगा। और अगर बिल्कुल भी इस पर नहीं भी जाना, और एक जनरल जैसी मैं एक लिस्ट जैसी आपको देना चाहूँ कि कैसे टॉपिक हो सकते हैं जिन पर आप लेसन प्लान कर सकती हैं। तो जनरल टॉपिक में हमारा घर, एक जैसे मैंने अभी फेस्टिवल ऑफ इंडिया किया, हमारा घर, हर बच्चे का घर अलग तरह का, हर बच्चा अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेगा, शब्द लाएगा, आप उसके बारे में डिस्कस करिए। हर बार 2-2 3-3 बच्चों को चुन सकते हैं कि अगली बार हम इन 3 बच्चों के से सुनेंगे हमारा घर कैसा है, क्या है, कौन लोग हैं हमारा घर में। फिर एक हमारा परिवार हो सकता है, भारत के त्योहार की मैंने अभी बात की ही है। मेरा स्कूल एक टॉपिक हो सकता है, मेरी किचन की, तो किचन से जुड़े हुए शब्द आप बच्चे को बता सकते हैं बहाने से। वीडियोज़ दिखा सकते हैं या फ़ोटोज़ आप ले जाइए कि अगली बार हमारा किचन का टॉपिक है तो मैं किचन में शब्द बर्तन दिखाऊँगी, ये बर्तन फ़ोटोज़ के रूप में, और बच्चों को उनके शब्द दूँगी। फिर मेरा दोस्त एक टॉपिक हो सकता है, सब बच्चों के पास अपने-अपने दोस्त, अपने-अपने अनुभव होंगे। सब्जी की दुकान एक आपका टॉपिक हो सकता है।
कि आप भारत में तो सब्जी की अलग दुकानें होती हैं, यहाँ सब्जी की वैसी दुकान नहीं होती है, लेकिन एक दुकान आप सोच सकते हैं तो सब्जियों के नाम आ जाएंगे। मेरा आर्य समाज एक टॉपिक हो सकता है, मेरे दादा दादी जी एक टॉपिक हो सकता है, मेरे पिता एक टॉपिक हो सकता है, मेरी माँ, मेरा खेल, मेरा स्कूल बैग, मेरी क्लास, फिर वो चेस, क्रिकेट, बहुत सारे खेलों के नाम आएंगे। खेलों के नाम के साथ जुड़े हुए उनके छोटे छोटे शब्द आएंगे। चेस में क्या प्रयोग होता है, उनके हिंदी नाम क्या है, क्रिकेट में क्या इस्तेमाल होता है, उनके हिंदी नाम क्या है, भारत में कौन खिलाड़ी है, आपको कौन सा प्रिय है, कैसे खेला। तो बच्चे को बोलने के लिए प्रेरणा मिलेगी कि किस टॉपिक पर उसे बोलना है, और आपको उसे वोकैबुलरी देते जाना है, उसके कनेक्शन बताते जाना है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड बताते जाना है। फिर मेरी भारत यात्रा, बच्चा अपनी भारत यात्रा के बारे में बात कर सकता है, और फिर जैसे फेवरेट एक्टिविटी के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से भी आप करें कि बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक लिस्ट ऐसी बना ली है, जैसे मैंने अभी इतनी दी है। इतने सारे चैप्टर्स हर टीचर के हर साल हो सकते हैं कि अनलिमिटेड। और बच्चा, जब आप इस तरीके से बच्चे को लर्निंग देंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट हो, और लेकिन क्लास में आपको ध्यान रखना है कि ये इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, चाहे वो नैतिक शिक्षा की क्लास भी है, कि आप बोलते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये जमाना वह नहीं रहा। बच्चे जो लर्निंग करते हैं, इतनी नई एक्टिविटीज, नए मेथड, नई टेक्निक्स और नए टूल्स के साथ सिखाया जाता है। बच्चा उन्हीं का यूज टू है, उनका दिमाग उसी के साथ चलता है। जब तक क्लास में बच्चा किसी भी प्रकार का फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, चाहे वह बोलकर, चाहे खड़ा होकर, बच्चों को आपस में डायलॉग करने के लिए कहिए, आपस में शेयर करें, क्वेश्चन आंसर करें, और खड़े होकर इधर से उधर थोड़ा उनको चलाइए। अच्छा, आज हम एक दुकान बनाते हैं, मान लीजिए आपने मेरी सब्जी की दुकान, तो 2-4 बच्चों को एक तरफ खड़ा कर दीजिए कि ये 3 बच्चे दुकानदार हैं, आप शॉपिंग करने आए हैं, और अब आप इसको एक्ट करके, प्ले करके बताइए। वहां 4-6 सब्जियां रखी हुई हैं, अब आपको बताना ये हरे रंग की सब्जी या लौकी है, या अच्छा ये सब्जी है, इसको करेला कहते हैं, करेला कैसे बनता है। तो आप इसे जितना एक्टिविटी के साथ जोड़कर लैंग्वेज टीचिंग करेंगे, उतने सक्सेसफुल टीचर बनेंगे। और आपका टीचर बनना सक्सेसफुल, इम्पोर्टेंट हो या ना हो, बच्चों की लर्निंग उतनी अच्छी से होगी, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे आपकी क्लास में, और बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे और अधिक सीखेंगे। थैंक यू। Thank you, Acharya ji. It's a lot of information, and you've packed it in 15 minutes, but it's going to be very useful for all of us for this entire year. We do have a lead that for Hindi conversation, जिनको आचार्य कविता जी ने appoint किया है. That's Pritha ji. She will take us through the next section of this presentation, and she will be a good resource for all the information जो अभी आचार्य जी ने share की है, to be able to package it and then communicate it and reinforce it. I'm hoping हम सब ने थोड़े notes लिए हैं, but I'm sure we still have missed a few things. So Pritha ji will be our resource, working closely with Acharya ji and with the teachers to help us through the year. Pritha ji has worked in summer camp, so she has experience with online, and she's taught Hindi. So in this next few minutes, she will share with us some of the, the hands-on example that she and Geeta ji and her team have put together for us teachers कि आप हिंदी की क्लास Zoom पे कैसे लें. Over to you, Pritha ji. Thank you, Sumedha ji. आप सभी को नमस्ते. ये प्रेजेंटेशन के लिए मैं गीता जी और जिग्नेश्वरी जी को थैंक्स करना चाहूंगी कि उनकी हेल्प से ये सारा हो पाया इतने कम टाइम में. तो दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट टू शो यू हाउ टू प्लान अ हिंदी लेसन, क्योंकि आपके पास गूगल ड्राइव में कुछ बुक्स रहेंगे, हिंदी की स्टोरी बुक्स हैं जो आचार्य जी ने ही चूज करके रखे हैं, उनसे अप्रूव होके टॉपिक्स आए हैं वहां पे. मगर आपका ये जो हिंदी कॉन्वर्सेशन जो टॉपिक है, क्योंकि वो इतना बड़ा है, जैसा आचार्य जी ने बताया अभी, कि सिर्फ आप लोग मेरा स्लाइड देख पा रहे हैं अभी? हाँ जी जी पृथा जी. मैं प्रेजेंटेशन मोड में नहीं जा पा रही हूँ. पृथा जी, वो ऊपर लिखा है ओपन विद गूगल स्लाइड्स, क्लिक करिए उस पे प्लीज. जी.
And now you can. Okay, now I You can. can click Thank on present. Yeah, wait for it to load. you. तो मैं कह रही थी जैसे आचार्य जी ने बताया कि सिर्फ भारतीय त्योहारों से ही हम इतना सब कवर कर सकते हैं, तो इसीलिए हिंदी टॉपिक में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वी हैव एन ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड, क्योंकि जस्ट लाइक नैतिक शिक्षा, even in Hindi conversation, you have to prepare your lesson plans 2 weeks in advance and send it to Acharya ji for her approval and for her comments. तो वो सारे corrections हो जाएं उसके बाद आप use करिए, तो इसलिए you have to prepare it in 2 weeks in advance. So first you have to decide the objective of your lesson plan. In this example we have अभिवादन, हिंदी के जो greetings होते हैं अलग अलग, वो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं. So first is objective. After that, just like नैतिक शिक्षा, हमारा agenda same है, warm up for 5 minutes, activity for 25 and wrap up in 5 minutes. So warm up questions just like when, how, why, आप किन से मिले फैमिली में, कैसे ग्रीट करते हैं, आप किस किस को ग्रीट करते हैं, यही सब हम आज पढ़ेंगे इस लेसन में. तो वो सभी आपको हिंदी में बच्चों को बताना है, एंड जस्ट मेक देम टॉक सो दैट दे आर पार्ट ऑफ योर लेसन प्लान. अभी आगे की जो स्लाइड्स हैं, इट्स ऑल अबाउट द एक्टिविटी दैट वी हैव प्लान्ड अंडर अभिवादन. जैसे सबसे पहले नमस्ते, सबसे पहले जो हम सिखाते हैं वो नमस्ते होता है. हियर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द फैक्ट दैट यहाँ पे हमने नमस्ते रोमन में भी लिखा है, फिर हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, जिससे कि जो बच्चे अगर हिंदी नहीं भी पढ़ सकते हैं वो भी थोड़ा सा हमारे हिंदी के जो लिपि, अपने जो अक्षर होते हैं उनसे थोड़ा सा उनके बारे में जानना शुरू करें, उनसे they get aware of these letters. देखने से भी काफी कुछ सीखते हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें आपके हिंदी कॉन्वर्सेशन के स्लाइड्स में इस फॉर्मेट में तीनों तरह से आपके लिखे हों आपके सेंटेंसेस या जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं. तो इसी तरह से फिर आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हमने अलग अलग टॉपिक्स बच्चों के साथ शेयर किए हैं. वी हैव ट्राइड टू मेक these slides clear and interesting with only few words and bright pictures, जो कि एक हमेशा एक अच्छे पावर पॉइंट के लिए जरूरी होता है. फिर आपका स्वागत है, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाना, और एट द सेम टाइम आप उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं. आचार्य जी ने एग्जांपल दिया था कि आप बोल सकते हैं कि दादाजी, कुछ बच्चे दादा ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएं और कुछ बच्चे उन्हीं के जैसे एक्ट करें. डिवाइड द क्लास इन 2 ग्रुप्स, और फिर वो एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ. और तो इस तरह से आप क्लास को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे कि बच्चों को ये नहीं लगे कि सिर्फ वो रट रहे हैं बैठ के सेंटेंसेस या हिंदी के वर्ड्स, वो कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करें वो भी उनको आना चाहिए. एक और चीज जो आचार्य जी ने कहा, मेंशन किया है कई बार, कि आप लोग अपने स्लाइड्स में जब आप रोमन में लिखते हैं तो सही से शब्द का प्रोनाउंसिएशन और उसकी स्पेलिंग का ध्यान रखें, क्योंकि आपका उच्चारण सही रहेगा, आपके स्पेलिंग सही रहेंगे, तभी बच्चे सीख पाएंगे. तो ये स्लाइड्स हैं, मैं थोड़ा जल्दी में इसको बढ़ा दे रही हूँ आगे, पर ये हमारे गूगल ड्राइव में रहेंगे आप लोगों को देखने के लिए बाद में भी, और जैसा आचार्य जी ने बोला ये सब रिकॉर्डेड भी है. आफ्टर यू डन विथ योर सेशन, आपका रैप अप एक्टिविटी रहेगा. अगेन स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस, आप टीचर्स इंडेक्स कार्ड्स वगैरह शो कर सकते हैं, आप उनको प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं कि कैसे करना है. तो ये पावर पॉइंट था. इसमें एक चीज जो मैं भूल गई ऐड करना, वो ये थी कि भले ही आपकी क्लास में एक बिगनर लेवल का हिंदी स्टूडेंट आए, I'm trying to stop the screen share. सॉरी अबाउट दैट. जब भले ही क्लास में बिगनर लेवल का स्टूडेंट आए या थोड़ा सा जानकारी रखते हुए हो हिंदी भाषा की स्टूडेंट, डोंट वरी, सभी को एक ग्रुप में रखिए, क्योंकि वो सभी एक दूसरे से सीखते हैं. एंड यू कैन ऑलवेज फॉर्म चैलेंजिंग क्वेश्चंस फॉर द किड्स हु नो अ लिटिल मोर हिंदी देन द बिगनर्स. जैसे कि आपने त्योहार डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने पूछा आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, तो बिगनर लेवल हो सकता है सिर्फ गुलाब जामुन बोल के आंसर कर दे,
पर जो थोड़ा एडवांस लेवल जिसको थोड़ा और आता होगा हिंदी, वो उसको आप सिखा सकते हैं कि आप बोलो मेरी पसंदीदा मिठाई या मुझे गुलाब जामुन पसंद है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि आप उसी कंटेंट को किस तरीके से ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं डिफिकल्टी लेवल वाइज। तो ये थे, बस एट दी एंड यही ध्यान रखना है कि क्लास को फन और प्यार और मस्ती से सिखाएंगे हिंदी कॉन्वर्सेशन, तो बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा और सबको मजा आएगा सीखने में। थैंक यू मेधा जी। Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Pritha ji. I want to share few words कि जैसे इसमें स्लाइड में मैं ठीक हूँ, है ना, तो मैं ठीक हूँ, मैं जो है ह्रस्व लगा हुआ है, दीर्घ नहीं है। और मैं आपको देखिए यहाँ मैं कमेंट चैट में दोनों शब्द का सही रूप लिखकर भेज रही हूँ। फिर और हूँ, ऐसे हूँ में दीर्घ लगेगी, मात्रा ऊ की, हूँ नहीं होता है, हूँ दीर्घ मात्रा लगती है। और मैंने बार बार कहा है हिंदी में क, ख, ग या फ ऐसे स्वर नहीं होते हैं, क, ख, ग, घ। तो फिर शब्द जो है फिर हिंदी में नहीं होता, फिर फ नहीं होता है, फ होता है। तो उसके नीचे जो बिंदी लगाकर, वो उर्दू का प्रभाव है कि हम फिर बोलते हैं, बोलचाल में भी फिर बोलने लगते हैं। तो फ नहीं होता, फ होता है। उसका उच्चारण भी फ करना है, नॉट जैसे फूल फूल बोलना है, नॉट फूल, है ना, फूल बोलते ही FOL हो जाता है। तो इसलिए लिखते समय भी ध्यान रखना है कि किसी के नीचे जो डॉट लगते हैं, फ के नीचे, क के नीचे, ग के नीचे, गल की तरह, ऐसे नहीं हमें बोलने हैं और ना बोलने हैं और ना लिखने हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी टाइप करेंगे मटेरियल, वो सारा 5, 8, 10 जो भी आपकी स्लाइड में देवनागरी टाइपिंग वाले वाक्य हों, वो आप अपने लिखकर मुझे भेज दीजिए 2-3 वीक पहले, तो मैं हर क्लास को उन वाक्यों को सही देवनागरी में करके आपको भेज दूंगी, जो भी कंटेंट आप राइट खुद लिख रहे हैं उसे। और दूसरी बात, एक एग्जांपल मैं देना भूल गई थी, क्योंकि हम इस तरह से अमर चित्र कथा की इस तरह की पुस्तकें आती हैं, हम आप मुझे मेरा स्क्रीन शेयर कर देंगी उस पर, तो दिखाई देगा सबको। स्क्रीन शेयर नहीं, मेरा मतलब स्पीकर व्यू पे मुझे डाल देंगी तो दिखाई देगा। इसमें मैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी स्क्रीन चाहिए, इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी। ऐसी पुस्तकें होंगी हर क्लास के लिए। अब जैसे यह इसका पहला पन्ना है, इस पहले पन्ने को टीचर जब पढ़ाएगी, अब वाक्य तो इसमें, हिंदी तो इसमें इतनी सी लिखी गई है, हमें उतनी कहानी नहीं, क्योंकि बच्चा इंग्लिश में होगी, वो हमें उसे हिंदी में सुनाना है और बच्चा उतने से को इंग्लिश में पढ़ लेगा। आपका काम खाली उतने लिखे हुए हिस्से को हिंदी में करना नहीं होगा। आप यहाँ इस चित्र में जितनी ऑब्जेक्ट्स है, देखिए यह एक स्तंभ है ना, कंगूरा है, किसी की यह मुकुट है। आप यहाँ पर जितने ये चीजें लगी हुई हैं, यह धनुष है, एक बाण है ना, ये छत्र है, यह सिंहासन है ना, और इस तरह की जितनी यह उसका उत्तरीय है, यह धोती है, ये पर्दे हैं। आप यहाँ पर हर इस पिक्चर, एक ही पिक्चर में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपका चैलेंज यह होगा कि इन सब ऑब्जेक्ट्स को बच्चे को, क्योंकि बच्चे को रंगीन चित्र दिखाई दे रहे हैं, बच्चे को कहानी भी पता है, वो एक ही दिन में पूरी पढ़ सकता है उसे, तो आप इन सब को, आप हिंदी शब्द इसके लिए बच्चे को बताइए, तो बच्चे के उसमें जुड़ता चला जाएगा कि उसने एक ही पन्ने पर एक फोटो देखकर इतने सारे। और अगले सप्ताह फिर उससे या उससे भी अगले सप्ताह कभी पूछिए, अच्छा आपने इनमें से कौन कौन से शब्द, इसका हिंदी इस टोपी को क्या बोलते हैं, है ना, पगड़ी, हमारे यहाँ कितनी तरह की टोपियां होती हैं, पगड़ी भी बांधते हैं, और इस तरह के बहुत सारे आप बच्चे को उदाहरण देकर नए शब्द दे सकते हैं हिंदी के। तो हिंदी की खाली कहानी बुक को एक कहानी सुनाना आपका उद्देश्य नहीं है, इसलिए यह पुस्तक रखी गई है ताकि आप चित्रों के माध्यम से, रंगीन चित्रों के माध्यम से उसे दिखा सके और पुराने से पुराने शब्द बच्चों को बता सके। थैंक यू। Thank you again, Acharya ji. A lot of information, very useful information. I hope this provides everyone with some clarity and direction related to Hindi conversation classes. Of course, everything will be available. जो हमने आज share किया है will be on your class Google Drive as well.
And Acharya is always our resource. And of course, Prithaji will be our coordinator. So I will move on very quickly to the last bit, which is just a quick summary of everything that we've covered in the two sessions today. So I'm sharing my screen. So key takeaways of everything we've discussed for Naitik Shiksha lessons and for Hindi conversation. And then, of course, making you aware that you have resources available through the year that you can reach out to. So when it comes to class preparation, I think we've all, would agree, and we've all, learned from our sessions today that planning is key for a couple of reasons. A, we are moving online, and we are creating slides, so we have to make sure that they are available early enough. They are uploaded to the class folder because you are collaborating with your teachers who are no longer in the same city. Our assignments and our groups will be formed where we have people from different locations, from different cities assigned to the same class. So for collaboration, for the fact that it's online, and to make sure that our content is correct, we have to plan in advance. And so what we have, shared today is that at least 2 weeks in advance, please make sure that your lesson is created and uploaded to the class folder. If there are any questions, you will have the opportunity to review with your curriculum leads, and of course, discuss with Acharya ji as well. There's a lot of information that's available. Our goal, of course, is to make it interactive, use pictures, but we have to be careful what pictures we use, right? Because there is misinformation or incorrect information out there as well. So validating everything is important, and therefore uploading the slides in advance is important. A few other things that came out of the conversation: time your lesson. Each class is 35 to 40 minutes. And so you may not be able to cover everything. And so plan accordingly. If you need two classes to cover the same lesson, plan it that way. If you just missed a little bit towards the end, as we mentioned this morning, if appropriate, you can hand it over as a take-home, assignment. So along with that, supporting material, making it as interactive as possible, use of pictures, use of text, use of open questions. As Acharya ji said, the best learning is when we have to talk less, and we've created the right questions and prompts to have the right level of discussion and interaction from the children, and they move in the direction of achieving the lesson objectives. Zoom is a great tool. I think this has been one of the one of the things that we've all learned to get familiar with and comfortable with. Not just in Sanskriti school but outside as well. A lot of our collaboration and communication is happening through Zoom. It worked very well for our teachers in the camp, and so it will be our platform, for teaching. So hopefully the lessons today provided a good opportunity to learn some of the features about Zoom. And of course, Anjali ji, Ritu ji, the team will be available also as resources if you have questions. From the very basic to using the chat window or not using it, depending on how you want to manage your class discipline, using the raise hand feature, mute, unmute, etc. These will all come in handy. There's a whiteboard feature to make it visual. There are breakout sessions to make it interactive, and even just breaks. If you think your class is especially the second and the third period is getting a bit much, the children need a break, just introduce breaks. Because at the end of the day, you just want to make learning fun for them. It's a Sunday morning, they're coming in and they're spending 2.5 hours. We want to make sure that it's a meaningful, it's a rich experience for them, but they've also had fun, through that contact that they got with their peers, with their friends, and with their teachers in Sanskriti school. The last bit is for us as teachers. Again, this question has come up before.
So there are 3 teachers who will be assigned for each class. Organize and share team responsibilities. There are many different things that are happening. Not everything is with the leads teacher. So usually what we've done in the past is our teachers have our own WhatsApp group where we are communicating. And of course, now we will have the online folders. So all the information will be in your class folder and accessed real time by each of you, formatting, editing, etc. So, use the tools that will be available. They will come in handy, again, as I said, because we are all in different locations, but working together. So going back to the classroom, because there are 3 teachers, if one is taking the main lesson, there are others who can manage just making sure that the children are in the class. And if you're doing the breakout rooms, if somebody can just take over the technology part, there are many different ways of splitting responsibilities. So, you have a smoother functioning of the classroom. Also, please, along with your own WhatsApp group, create a parents communication channel. Again, based on our past experience, WhatsApp has worked well. It's easy enough. Once the class lists are finalized, you will get the contact information of your parents for the students that are enrolled in your class. And what we've done is communicate more often through the WhatsApp group. You could also create an email distribution. It's up to you, whatever works best for your team, and also what works best for your parents to receive information. Please also, you will have multiple resources available. It's not just you and your team working independently. So, with Acharyaji's, with the classroom support team, with the curriculum leads, we will have an opportunity to meet each month. So please, make the most of the resource and the help that's available. If you have questions, you will have other teachers that you can raise the questions to, and we're all learning together and from each other. So teachers' meetings are usually very, very useful that way. And I would encourage all of you to make the most of it. This will be once a month. And then finally, Acharyaji's Vedic learning class. We're all learning. We saw that as we presented each of us our Naitik Shiksha lesson. There's so much that we have to figure out ourselves. What I have noticed for me, when I sit in the class, there are a couple of things. Acharyaji will have a few topics that he may prepare, and that just advances our own understanding and learning. The other thing is that if you are struggling with a lesson, you can bring that up for a face-to-face conversation with Acharyaji for a certain topic that you want to unpack with him. And third, if your students have asked questions in the class, this is a good forum to bring those questions back to Acharyaji and with the other teachers to have a discussion and learning session around that. So, it's a great resource. And again, I would encourage that, all of us make sure that at least for that one period, we have a chance to, sit with him. At the end of the day, again, it's going to be a new model, but I think it's exciting. We are all coming together. We have all met each other that we did not know before. So I think we're all excited about it. But I think to make it successful, collaboration and communication will be key. We have the tools. Let's make the full use of it. If you have any questions, this is your support team. You've met pretty much all members today in some form or the other. For Naitik Shiksha, curriculum lead is Debarati ji. For Hindi conversation, it's Pritha ji. For electives coordination, it's Dolly ji. She gave us the 2-minute exercise this morning. And then, of course, for IT, technical, Zoom, it's Anjali Nandaji. And for any classroom related issues, for staffing, if you have any issues related to, your co-teachers or availability, etc., you can reach out to me. So that's our team. And of course, we have behind us the great force and leadership and the spiritual guidance of our Acharyajis, who are always available. Thank you very much, Sumedha ji. Wonderful, wonderful. अब
आगे का प्रोग्राम अंकित जी बताएंगे, पर बिफोर दैट मुझे कुछ रिक्वेस्ट हैं लोगों से। आप सबने बड़ी मेहनत की है और सब लोगों ने जो बाहर से जुड़े हैं देखा होगा कि ये यंग पेरेंट्स हमारे कितनी मेहनत, कितना बैकग्राउंड में इन्होंने कितना काम किया होगा। जो 2 दिन जो डिलीवर किया है इसके पीछे सैकड़ों घंटों की मेहनत है। तो मैं बहुत सच्चे दिल से अपनी ओर से भी, आचार्य जी की ओर से, स्कूल और आर्य समाज की ओर से बेटा आप सबको खूब आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहली बात।